आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 20 विराम चिन्ह। तो आइए यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है, उन विराम चिन्हों को पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो बातचीत के समय जब हम किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देते हैं तो उसकी प्रस्तुति ग्राह्य हो जाता है। इसके विपरीत लिखित भाषा में अपनी बात को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे रुको मत जाने दो। और इसी तरह से अगर हम यही विराम हम यहाँ पर लगा देते हैं रोको मत जाने दो, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। लिखित रूप में भाषा के उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए हमें विभिन्न चिन्हों का सहारा लेना पड़ता है। यही विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में लिखते समय हम प्राय निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम होता है आपका कुछ इस तरह से। साधारण तथा आज्ञावाचक वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे आकाश में बादल छाए हैं, राम विद्यालय जा रहा है, तो वाक्य पूर्ण हो गया, इसीलिए उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है अल्प विराम। पढ़ते अथवा लिखते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को लगाने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे मैंने बाजार से पपीते, संतरे, मौसमी तथा चीकू खरीदे। ठीक है, तो अलग अलग हमने फलों के नाम लिए यहाँ पे, तो अलग अलग नाम के लिए हमने बीच में क्या लगाया है यहाँ पर अल्प विराम। समान महत्व के शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे ऊंचा कद, काला शरीर, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लाल मोटी आंख, ऐसा भयानक रूप, डाकू, अंगुलीमाल का, है ना। संयुक्त और मिश्र वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे मोतीलाल सेठ पैसे वाला है लेकिन बहुत कंजूस है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे दौड़ो दौड़ो आग लग गई। उद्धरण चिन्ह से पूर्व, जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो। किसी भी उद्धरण चिन्ह से पहले भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अर्ध विराम, जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है। ठीक है, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दुबला पतला है परंतु कमजोर नहीं। जो आज हमारा मित्र है कल वही शत्रु भी हो सकता है। तो अर्ध विराम आपका कुछ इस तरह से होता है। इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम वर्षा में क्यों भीग रहे हो, तुम्हारे पिताजी आगरा से कब लौटेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, इसीलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विस्मय सूचक चिन्ह, जहां वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा आदि मनोभावों को प्रकट किया जाता है, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी कितनी गंदगी है, तो यहाँ पर छी के बाद आपने इस तरह से विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। वह कितना सुंदर दृश्य है। योजक चिन्ह, समान तथा असमान शब्द युग्मों के बीच इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी कोमल काया, रात दिन सुख दुख। तो इस तरह से योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, यह योजक चिन्ह से आकार में बड़ा होता है। विषय सामग्री संबंधी प्रत्येक शीर्षक के वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य समय या भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद है उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। इकरा उद्धरण चिन्ह, तो ये इकरा उद्धरण चिन्ह होता है। पुस्तकों के नाम, उपनाम या व्यक्तिवाचक नाम इकरे उद्धरण चिन्ह में लिखे जाते हैं। जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध ग्रंथ, ये पुस्तक का नाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये हरिओद जो है उनका क्या है, उपनाम है, तो उसको हम इकरे उद्धरण चिन्ह में दिखाएंगे। ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह आपका इस तरह से होता है। ठीक है, किसी के कथन को मूल रूप में लिखने के लिए, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये उनका कथन था, उसको बिल्कुल उसी रूप में लिखा गया है जिस रूप में उन्होंने बोला था। तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरह से किसी की कही हुई बात को बिल्कुल उसी तरह से बताना, उसमें कुछ भी बदलाव ना करना, तो उसको दोहरे उद्धरण चिन्ह में दिखाया जाता है। कांचीपुरम पहुंचने पर गाइड ने हमें बताया अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची
अवंतिका और द्वारका ये भारत की सप्तपुरियां हैं। ठीक है। इसके बाद नौवां है कोष्टक। किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान तीनों कालों का दृष्टा है, तो तीनों कालों का मतलब त्रिकाल। ठीक है। इसके बाद है लाघव चिन्ह। शब्दों का संक्षिप्त रूप देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, तो यहाँ पर डॉ के बाद आपने ये इस तरह से लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है, यानी ये इससे क्या पता चलता है, ये शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका पूरा शब्द क्या बनेगा, डॉक्टर। टीवी को बंद कर दो। तो यहाँ पर इस पाठ का सार आपको क्या मिलता है, विराम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाचन और लेखन में विराम के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह भाषा के अनिवार्य चिन्ह है। विराम चिन्ह लगाने से भाषा स्पष्ट हो जाती है। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा अर्थपूर्ण, स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो बच्चों यहाँ पर आपने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा है कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, उनका किस तरह से और कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये विराम चिन्हों के बारे में अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर से इन्हें दोहराएंगे। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।